याद है समझाया था क्या होता है अपरिमेय, किसको बोलेंगे अपरिमेय, याद है ना? जिसको P बटे Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, और किसको P बटे Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, ये भी आपने समझा था कि P बटे Q के रूप में ऐसी संख्याओं को आप नहीं लिख सकते जो कि डेसिमल के बाद बिना रिपीटेशन के आगे बढ़ रही है। अब डेसिमल के बाद बिना रिपीटेशन के आगे बढ़ेंगी जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, डेसिमल के बाद बिना रिपीटेशन के चल रही हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी, इनको P बटे Q के रूप में लिख पाना संभव ही नहीं है। और जिसको P बटे Q के रूप में लिख पाना संभव नहीं है उसी को आप क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। इन्हीं को क्या नाम दिए थे अपन? अनावर्ती अशांत, याद है? शांत और अशांत दो टाइप का संख्या था डेसिमल में, अशांत में दो टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती। रिपीटेशन के साथ जो अशांत है वो आवर्ती कहलाता है, और बिना रिपीटेशन के जो अशांत है वो अनावर्ती कहलाता है। मतलब अगर वर्गमूल 2 के बारे में मैं आपसे पूछूं, वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या है, तो आप बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या है। और क्या बोल सकते हैं? दशमलव में कैसी है? अशांत। अशांत में कौन सा? अनावर्ती। कारण के साथ आपको पता है कि सर वर्गमूल 2 का जो मान होता है, ये आपको पूरा कारण के साथ पता है कि वर्गमूल 2 का जो मान होता है 1.4142 1356 ऐसे करके बिना रिपीटेशन के आगे चलता है, बिना रिपीटेशन के आगे चलता है। वर्गमूल 2 का जो मान होता है बिना रिपीटेशन के ऐसे आगे चलता है, 1.41421356 ऐसे बिना रिपीटेशन के आगे चलता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, बिना रिपीटेशन के चल रहा है। अब इसी वजह से इसको P बटे Q में कन्वर्ट कर पाना संभव नहीं है, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? अपरिमेय। और चूंकि ये अशांत है, चूंकि ये अशांत है, अशांत क्यों है? क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? अनंत अंक हैं, इसीलिए क्या है ये? अशांत। दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहा है, मतलब ये अशांत है। और अशांत में ये कौन सा वेराइटी है? अनावर्ती। बिना रिपीटेशन के चल रहा है, इसीलिए क्या है ये? अनावर्ती। पाई की बात करूंगा तो कल पाई का वैल्यू दिखाया था 3.14159, बिना रिपीटेशन के आगे चलता है, तो बिना रिपीटेशन के आगे चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब बिना रिपीटेशन के चल रहा है, अलग अलग अंक आ रहे हैं, अलग अलग अंक आ रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब अलग अलग अंक आएंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको P बटे Q में कन्वर्ट कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए अपरिमेय। अशांत है, अशांत में कौन सा? अनावर्ती। मतलब वर्गमूल 2 का एक नाम तो अपरिमेय है और दूसरा नाम क्या है? अनावर्ती अशांत। पाई का एक नाम तो अपरिमेय है और दूसरा नाम क्या है? अनावर्ती अशांत। समझ पा रहे हो बात को? बन जाएगा। चलो, ये संख्याएं हो गई थी। इसके बाद दो संख्याएं और बची हैं, अभाज्य और भाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में भी अभाज्य संख्या का बहुत रोल आएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, और दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब अभाज्य और भाज्य को समझने से पहले एक बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा में अभी बार बार उस बेसिक टर्म का यूज होगा। तो वो बेसिक टर्म क्या है, ध्यान से समझना। वो बेसिक टर्म है गुणनखंड। बार बार अभी गुणनखंड गुणनखंड वर्ड यूज होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैक्टर्स। गुणनखंड, फैक्टर्स। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछूं कि 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड, अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 6 के गुणनखंड 2 और 3, बस। एक और 6 भी होता है क्या? 6 के गुणनखंड ऑनलाइन वाले बताओ भाई, 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? क्या क्या बताएंगे 6 के गुणनखंड आप लोग? 6 के गुणनखंड। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 6 के गुणनखंड आपने पूछा सर तो 2 तरीका 6, 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड बच्चे ऐसा बोल देते हैं। जनरली बच्चों के दिमाग में यही चलता है कि गुणनखंड अगर मैंने पूछा 6 के गुणनखंड, तो बच्चे क्या करते हैं? 6 को ऐसे तोड़ देते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 और 3 बोल देते हैं। ये तो 6 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना हो गया, 6 को तोड़कर लिखना हो गया। 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं, लेकिन केवल 2 और 3 ही नहीं है।
गुणनखंड बोलने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं बोला 6 के गुणनखंड, इसका सिंपल सा मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो सब क्या है, 6 के गुणनखंड। जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के गुणनखंड हैं। तो 6 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो 6 भाग जाएगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये चारों क्या हैं, 6 के गुणनखंड। समझ पा रहे हैं, सिंपल सा मतलब। ये तो 6 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना हो गया, 6 को तोड़ दिए, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 भी तो 6 ही होता है ना, 2 गुणा 3 भी तो 6 होता है। ये तो 6 को तोड़कर लिखने वाली बात हो गई। मैं बात कर रहा हूं 6 के गुणनखंड की, कहने का मतलब 6 जिससे जिससे भाग जाएगा वे 6 के गुणनखंड। अगर मैं बोला 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड बोलने का मतलब क्या हुआ, 4 जिससे जिससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो 4 के गुणनखंड में क्या क्या आ गया, 1 2 4। समझ आ रहा है। अगर मैं बोला 12 के गुणनखंड बता पाएंगे, 12 के गुणनखंड जिससे जिससे 12 भाग जाएगा, किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से। तो ये हो गए 12 के गुणनखंड। तो गुणनखंड का एकदम सिंपल सा मतलब 6 के गुणनखंड मतलब 6 जिससे जिससे भाग जाएगा, 4 के गुणनखंड मतलब 4 जिससे जिससे भाग जाएगा, 12 के गुणनखंड का मतलब 12 जिससे जिससे भाग जाएगा, बन जाएगा। अगर मैं बोला 2 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 के गुणनखंड 1 और 2। समझ आ रहा है। एक तो सब के गुणनखंड में आएगा क्या, एक से तो सारी संख्याएं भाग जाती है, तो एक सब के गुणनखंड में आएगा और वह संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड तो होगी ही। जैसे 2 के गुणनखंड में 2 आ रहा है, 4 के गुणनखंड में 4 आ रहा है, 6 के गुणनखंड में 6 आ रहा है, 12 के गुणनखंड में 12 भी आ रहा है। तो एक सब के गुणनखंड में आएगा और वह संख्या स्वयं अपने आप की गुणनखंड होगी ही। तो गुणनखंड अभी बार बार परिभाषा में यूज होगा, तो कंफ्यूज मत होना। 6 के गुणनखंड का सिंपल सा मतलब समझना, जिससे जिससे 6 भाग जाता है। 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाता है। 12 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 12 भाग जाता है। 2 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 2 भाग जाता है। बन जाएगा। चलो अब आ जाओ परिभाषा में। ऑनलाइन में क्लियर है भाई, यहां तक गुणनखंड बता पाएंगे? ऑनलाइन वाले गुणनखंड आराम से बता सकते हैं, बार बार परिभाषा में अभी यूज करेंगे अपन। चलो लिखो, अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखो, बहुत काम का है, रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा ये। अभाज्य संख्या कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ना मैथ्स में ना रीजनिंग में। लिखो, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है और दूसरा गुणनखंड एक होता है। द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। द नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, परिभाषा को ध्यान से समझो। वे प्राकृत संख्याएं, द नेचुरल नंबर्स, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाती हैं।
अब बोल रहा है वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड, केवल दो का मतलब केवल दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। चलो पहली प्राकृत संख्या क्या होती है? एक। एक का गुणनखंड क्या होता है जल्दी से बताओ? एक का गुणनखंड तो एक ही होगा ना बस। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ आ रहा है? केवल एक ही गुणनखंड है एक का, इसीलिए एक अभाज्य नहीं है। प्रश्न आप करेंगे आगे चलकर, प्रश्नों में देखना इस परिभाषा के तहत सोचेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो अभी मैं बहुत सारे डायमेंशंस में आपको समझाऊंगा अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि प्रश्न जब आएंगे ना और आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड परिभाषा के तहत सोचेंगे ना तो कंफ्यूजन होता है। तो अभी देखना अभाज्य संख्या की तीन तीन परिभाषाएं आपको समझाऊंगा, सारे डायमेंशंस में बताऊंगा क्या होता है अभाज्य संख्या। स्टैंडर्ड परिभाषा यह है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिलेंगी। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड, तो पहली प्राकृत संख्या एक, एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसीलिए एक अभाज्य नहीं है। गुणनखंड लिख पाओगे ना, एक किससे भाग जाता है? एक से। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड, इसीलिए एक अभाज्य नहीं है। इसके बाद दो, दो का कै ठो गुणनखंड होता है? दो ठो होता है ना, एक और दो। देख सकते हैं वह संख्या स्वयं और एक, इसका मतलब दो क्या है? अभाज्य। केवल दो गुणनखंड है। तीन का कै ठो गुणनखंड होता है? केवल दो ठो, एक और तीन, इसका मतलब तीन भी क्या है? अभाज्य है। समझ आ रहा है? इसके बाद बात करेंगे चार की। चार का कै ठो गुणनखंड होता है? तो चार का तीन ठो गुणनखंड होता है, इसका मतलब चार अभाज्य है क्या? नहीं है। समझ आ रहा है? केवल दो गुणनखंड जिस भी प्राकृत संख्या का होगा वे प्राकृत संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। तो दो, तीन, इसके बाद कौन आएगा? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य। समझ आ रहा है? जिनके केवल दो ही गुणनखंड। 9 अभाज्य है क्या? नहीं है। 9 का कै ठो गुणनखंड है? 9, 3 ठो गुणनखंड है ना, एक है, 3 है और 9 है। तो 9 अभाज्य आएगा क्या? नहीं आएगा। केवल दो ही गुणनखंड, दो का केवल दो गुणनखंड, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे आगे बढ़ते हैं आप। तो केवल दो ही गुणनखंड, केवल दो ही गुणनखंड, और केवल दो ही गुणनखंड देख सकते हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है अभाज्य संख्या? दो से। दो का केवल दो ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा गुणनखंड एक। तीन का केवल दो ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा एक। 5 का भी दो ही गुणनखंड आएगा, 7 का भी दो ही गुणनखंड, 11 का भी दो ही गुणनखंड, 13 का भी दो गुणनखंड आएगा बस। 17, 19, 23, 29, इन सारी संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड आएंगे, इसका मतलब ये संख्याएं क्या है? अभाज्य है। समझ आ रहा है? एक अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है। चार अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि चार का तीन गुणनखंड है। 6 अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 6 का 4 गुणनखंड है। केवल दो गुणनखंड जिस भी प्राकृत संख्या का आप लिख पाओगे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य। बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट करिए। अभी और भी डायमेंशंस में आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही काम का है, और प्रश्न करने में केवल ये परिभाषा को पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूजन होता है। तो सारे डायमेंशंस में आपको समझा रहा हूं जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो आपको। चलो अब ध्यान से देखना क्या बोलना चाहता हूं। देखो, अगर मैं बोला किसी प्राकृत संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हैं, केवल दो, ध्यान से समझो। अगर मैं बोला किसी प्राकृत संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हैं, केवल दो गुणनखंड होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक गुणनखंड क्या होगा? एक, और दूसरा कौन होगा? वह संख्या स्वयं। अगर मैं बोला किसी प्राकृतिक संख्या के केवल दो ही गुणनखंड है, केवल दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक गुणनखंड क्या होगा? एक, और दूसरा वह संख्या स्वयं। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखवाता ना तो भी आपको पता होना चाहिए था कि सर केवल दो ही गुणनखंड होने का मतलब एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होगी और दूसरा गुणनखंड एक होगा। समझ आ रहा है? अब एक बात समझो, केवल दो ही गुणनखंड होने का मतलब केवल दो ही संख्याओं से भाग जाएगी। समझ आ रहा है? गुणनखंड का मतलब समझाया, दो के गुणनखंड का मतलब जो दो जिससे जिससे भाग जाएगा।
4 के गुणनखंड का मतलब 4 जिससे जिससे भाग जाएगा, 6 के गुणनखंड का मतलब 6 जिससे जिससे भाग जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होने का मतलब केवल 2 संख्याओं से ही भाग जाएगी। केवल 2 ही गुणनखंड होने का मतलब केवल 2 संख्याओं से ही भाग जाएगा, स्वयं से और 1 से। तो मैं यहाँ पे एक और परिभाषा लिख रहा हूं जो कि लोकल बुक्स में लिखी होती है। 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जिनके, या ऐसा बोलो, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा 1 से भाग जाती हैं, 1 से भाग जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाती हैं, किसी और से भाग नहीं जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाती हैं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से भाग जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाती हैं। दोनों एक ही परिभाषा है, लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। मैं बोला केवल 2 गुणनखंड होने का मतलब क्या, केवल 2 गुणनखंड होने का मतलब केवल 2 संख्याओं से भाग जाएगी, स्वयं से और 1 से। समझ आ रहा है? ये देखो ना, 2 स्वयं से और 1 से भाग जा रही है बस, इसके अलावा किसी और से जा रही है क्या? नहीं। 3 स्वयं से जा रहा है और 1 से, 5 स्वयं से जा रहा है और 1 से, 7 स्वयं से और 1 से। तो ये जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल स्वयं से और 1 से भाग जा रही हैं, किसी और से भाग नहीं जा रही। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से भाग जाएं, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? अभाज्य। समझ आया? दोनों परिभाषा एक ही है। यहां पर मैं क्या बोला? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2। अब आपने बोला केवल 2 गुणनखंड होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं होगी और दूसरा कौन होगा? 1। फिर मैंने बोला केवल 2 ही गुणनखंड होने का मतलब केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाएगी, स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगी। बनेगा? अब देखो और आसान करते हैं, प्रश्न करने में जो काम आएगा आप उसको समझना। देखो, स्वयं से कभी भाग देकर आप देखते ही नहीं हो और 1 से भी कभी भाग देकर आप देखते ही नहीं हो। जैसे अगर मैं बोला 17 किससे भाग जाएगा बताओ, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या कि 17 17 से जाएगा? नहीं बोलेंगे ना ऐसा। तो 17 1 से जाएगा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। स्वयं से कभी भाग देकर आप देखते ही नहीं हो भाई। मैं बोला 17 किससे भाग जाएगा, तो आप ऐसा बोलोगे क्या 17 17 से जाएगा? सर नहीं बोलोगे ना। 17 1 से जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। स्वयं से तो संख्या जाएगी ही और 1 से तो जाएगी ही। मैं बोला 23 किससे भाग जाएगा, तो आप ऐसा बोलोगे क्या 23 23 से जाएगा? सर ये तो ऑब्वियस सी बात है ना यार। 23 1 से जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो स्वयं से कभी भाग देकर आप देखते ही नहीं हो, 1 से कभी भाग देकर आप देखते ही नहीं हो, इसीलिए एक आसान परिभाषा में लिख रहा हूं, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य। नाम से ही क्लियर है, देखो ना, अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए। 2 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप ये मत बोलना 2 से जाता है 1 से जाता है। अरे स्वयं से कभी भाग देके आप देखते ही नहीं हो, 1 से कभी भाग देके आप देखते ही नहीं हो, तो 2 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं। 3 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं। 5 7 11 13 17 19 ये संख्याएं किसी से भाग नहीं जा रही हैं, इसीलिए क्या है? ये अभाज्य। तो तीनों परिभाषा एक ही है। प्रश्न को करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको प्रश्न समझ में आएगा, इसीलिए सारे डायमेंशंस में आपको बता रहा हूं। पहले आपने समझा कि स्टैंडर्ड परिभाषा, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, केवल 2 ही गुणनखंड। फिर आपने बोला केवल 2 ही गुणनखंड का मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा गुणनखंड कौन? 1। फिर आपने बोला केवल 2 ही गुणनखंड होने का मतलब सर केवल 2 संख्याओं से भाग जाएगी, केवल 2 संख्याओं से अगर भाग जा रही है तो स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगी।
फिर आपने बोला स्वयं से तो कभी भाग हम देते ही नहीं है सर, एक से हम कभी भाग देते ही नहीं है, तो ज्यादा आसान परिभाषा, जो किसी से भाग ना जाए वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। समझ आ रहा है? नोट कर लिया यहां तक? इसके नीचे कुछ तथ्य लिखिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए अभाज्य संख्या के नीचे। समझ आया यहां तक? तो नाम से ही क्लियर है, अभाज्य जो किसी से भाग ना जाए। अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए। 2 किसी से भाग नहीं जाएगा, अभाज्य। 3 किसी से भाग नहीं जाएगा, अभाज्य। 5 किसी से भाग नहीं जाएगा। 7, 11, 13, 17, 19 ये संख्याएं किसी से भाग नहीं जाएंगी, इसका मतलब क्या है? ये अभाज्य बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखिए। पहला तथ्य लिखिए, सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2 है। याद रखेंगे, यहां पे भी गलतियां होती हैं। सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2 है। अब गलतियां कैसी होती हैं देखो, जैसे मान लो मैंने बोला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ तो क्या होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी? 2, 3, 5, 7, 11। लेकिन आपको कंफ्यूजन है, आपको जानकारी अधूरी पता है, आपने एक को भी क्या ले लिया? अभाज्य। तो आपके हिसाब से क्या क्या हो गया? 1, 2, 3, 5, 7 गलत हो गया नहीं? तो आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। औसत में प्रश्न बनेगा अभाज्य संख्या को लेकर के, तो वहां पे ध्यान रखना भाई, पहली अभाज्य संख्या 2। अगर प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बोला तो 2, 3, 5, 7 और 11। अगर आप एक को ले लिए तो आपका आंसर 1, 2, 3, 5 और 7 के हिसाब से आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं आंसर में। तो सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2। एक अभाज्य क्यों नहीं है पता है ना? क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, जबकि परिभाषा स्टैंडर्ड क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। अगला पॉइंट लिखिए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। याद रखेंगे, गिनने बैठेंगे तो समय लग जाएगा और एक आध अभाज्य संख्या छूट गया तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 से 100 तक अगर आप जाएंगे तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको? 25। अगला लिखिए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी याद रखेंगे, इसको तो गिन सकते हैं। देखो तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। समझ आ रहा है? ऐसा सोचो जो किसी से भाग ना जाए, वो क्या है? अभाज्य। 2, 3, 5, 7, 11 याद रहेगा। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। समझ आ रहा है? बहुत यूज होगा इसका आगे चल के, एकदम रटा होना चाहिए ये। तो फिलहाल एक बार इतना देख लो, 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15। अगला पॉइंट लिखिए, इकलौती, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है, इकलौती सम संख्या जो अभाज्य है वह 2 है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इकलौती सम संख्या, पूरे नंबर सिस्टम में सम संख्याओं में एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, वो कौन है? 2। पूरे नंबर सिस्टम में सम संख्याओं में एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, वो कौन है? 2। कितना आसान हो गया काम देखो। प्राकृत संख्या 2 टाइप की थी ना, याद है? प्राकृत संख्या 2 टाइप की थी, सम और विषम। तो सम का तो टेंशन ही खत्म, सम में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो कौन है? 2। कारण समझ आ रहा है? क्योंकि सम संख्याएं आप पढ़े हैं, सम संख्या की परिभाषा वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। तो 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या आप लिखोगे
तो ये तो 2 से भाग चली जाएगी, और अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भाग ना जाए। समझ आ रहा है? कहने का मतलब 2 को छोड़कर ये जो सम संख्याएं हैं इसमें एक गुणनखंड 2 अवश्य आएगा। इन सब में एक गुणनखंड 2 अवश्य आएगा, स्वयं और एक के अलावा एक गुणनखंड 2 अवश्य आएगा। मतलब 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं लिखो कम से कम 3 गुणनखंड तो आएंगे ही, क्योंकि 2 सब में आएगा, क्योंकि सारी सम संख्याएं 2 से भाग जाती है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा जो किसी से भाग ना जाए, तो 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या देखो यह अभाज्य हो ही नहीं सकती। एक लौती सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2। बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है? बन जाएगा यहां तक? 2 पॉइंट और लिखिए इसमें। एक अंकों वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंकों वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंकों वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती है ना, कौन कौन? 2, 3, 5, 7। तो एक अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं? 4। सारे स्टेटमेंट पूछे गए हैं। एक अंकों वाली 4 अभाज्य संख्याएं। चलो आप लोग बताओ मुझे, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं कितनी? 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं कितनी होती है भाई? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, बन जाएगा। 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, अरे 2 अंकों वाली कहां तक? क्या 2 अंकों वाली? 21 होगा ना? 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं? 21। क्योंकि आपने ये जाना है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। ये पढ़े हैं आप? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 1 से 100 तक 25 होती हैं। 100 अभाज्य है क्या? नहीं है ना, 100 अभाज्य नहीं है। मतलब देखा जाए तो 100 अभाज्य नहीं है, तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। अब इसमें 4 ठो अभाज्य संख्या ऐसी है जो 1 अंक वाली है, उसको हटा दीजिए। समझ आ रहा है? तो बची कितनी? 21। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं कितनी? 21। समझ आ रहा है? आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर 100 तो 3 अंक वाला है। 100 तो वैसे भी अभाज्य नहीं है ना। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं, इसमें 1 अंकों वाली अभाज्य संख्या कितनी? 4। 2 अंकों वाली कितनी? 21। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। ऑनलाइन में समझ आया भाई ये जो लिखा हूं? मरकाम जी, आपका जो डाउट है कि 25 अभाज्य संख्याओं में 15 तो बता दिए, 10 और कौन कौन सी होंगी, तो आगे चल के प्रश्न करेंगे, वहां पे सारी अभाज्य संख्या लिखवाऊंगा मैं। 100 तक की सारी अभाज्य संख्या लिखवाऊंगा जब प्रश्न करेंगे तब। और याद करके कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको ये 25 पूरी याद होनी चाहिए। याद करके ऐसा कोई मतलब नहीं निकलेगा वहां पे। याद करके कोई मतलब नहीं है उनको। वो तो मैं ओरली बता दिया 15 भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सोच लेना ना, जो किसी से भाग ना जाए वो क्या है? अभाज्य। प्रश्न कराऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी संख्याओं को पहचानेंगे अपन, अभाज्य है कि नहीं है, वो सब आएंगे अपन। इतना याद रहेगा, देख लो। तो फैक्ट मैंने क्या क्या बताया? सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 अंकों वाली अभाज्य संख्या 4 और 2 अंकों वाली 21। याद रहेगा इतना? तो केवल 2 ही गुणनखंड, केवल 2 संख्याओं से भाग जाए, किसी से भाग ना जाए, सब एक ही चीज है। केवल 2 ही गुणनखंड, इसका मतलब केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए, स्वयं से और 1 से सब जाते हैं, उसको छोड़ो, जो किसी से भाग ना जाए। सारे डायमेंशंस में बता दिया ये मैं। बन जाएगा? ऑनलाइन में यहां तक पूरा क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। क्लियर है तो आ जाओ भाज्य संख्या में। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बात करेंगे अपन। भाज्य संख्या में आ जाओ। भाज्य संख्या लिखेंगे, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। The natural numbers which have more than 2 factors, the natural numbers which have more than 2 factors, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, more than 2 factors।
अब देखो सिंपल सा है, वे प्राकृत संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो एक का कितना गुणनखंड होता है? एक। दो का केवल दो, तीन का केवल तीन। तो पहली भाज्य संख्या क्या मिलेगी? चार। ये देखो, चार का दो से अधिक गुणनखंड है। कै ठो है? कै ठो गुणनखंड? चार का तीन ठो। चार के बाद कौन आएगा? छह। छह का कै ठो गुणनखंड है? छह का चार ठो गुणनखंड है। छह के बाद आठ आएगा, फिर 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये सब क्या हो जाएंगी? भाज्य। अभाज्य को छोड़ दो, जो बची वो क्या है? भाज्य है। अभाज्य को छोड़कर जो बचेगी वो क्या होगी? भाज्य। दो से अधिक गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड बोला तो अभाज्य, दो से अधिक गुणनखंड बोला तो भाज्य। दो से अधिक गुणनखंड बोला तो भाज्य। तो चार का दो से अधिक गुणनखंड है। चार किससे किससे भाग जाएगा? एक से, दो से, चार से। तो चार का गुणनखंड तीन ठो आ रहा है। छह किससे किससे भाग जाएगा? एक से, दो से, तीन से और छह से। छह से। तो छह किससे किससे भाग जाएगा? एक से, दो से, तीन से और छह से। तो छह का कै ठो गुणनखंड आ रहा है? चार ठो। तो जिनके भी दो से अधिक गुणनखंड होंगे वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य। समझ आ रहा है? एक ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य, याद रखेंगे। अब देखो इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाए, अन्य संख्याओं से भी भाग जाए, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग जाए। देखो, केवल दो गुणनखंड होने का मतलब केवल दो संख्याओं से भाग जाए। दो से अधिक गुणनखंड होने का मतलब दो से अधिक संख्याओं से भाग जाए। कहने का मतलब देखो ना, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी जारी है, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी जारी है। तो जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। एकदम सिंपल सा है, खुद से निकालो। मैं बोला केवल दो ही गुणनखंड, मतलब केवल दो ही संख्याओं से भाग जाएगी, स्वयं से और एक से। मैं बोला दो से अधिक गुणनखंड, तो दो से अधिक संख्याओं से भाग जाएगी, मतलब स्वयं और एक से तो जाएगी ही, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी जाएगी। समझ आ रहा है? सबसे आसान जो कि आपको याद रखना है, वे प्राकृत संख्याएं जो किसी से भी भाग जाएं, वे प्राकृत संख्याएं जो किसी से भी भाग चली जाए, किसी से भी भाग चली जाए, किसी से भी भाग चली जाए। सबसे आसान, नाम से ही क्लियर है। अभाज्य जो किसी से भाग ना जाए, भाज्य जो किसी से भी भाग चली जाए। ध्यान से समझना, बहुत आसान हो गया। अभी तक के पूरे लेक्चर का सार है ये, अभी तक के पूरे लेक्चर का सार। अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए, भाज्य मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए। स्वयं और एक को छोड़ दो, उससे भाग देना ही नहीं है आपको। स्वयं और एक से कभी भाग देते ही नहीं है, ना देंगे अपन। तो स्वयं और एक को छोड़ दो। चलो अब देखना, एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। चलो देखना, दो किसी से भाग जाएगा क्या? अभाज्य है, नहीं जाएगा। तीन किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अभाज्य है। चार दो से जाएगा, भाज्य। पांच किसी से जाएगा क्या? अभाज्य है। छह दो से जाएगा, भाज्य। सात किसी से जाएगा क्या? अभाज्य है। आठ दो से जाएगा, भाज्य। नौ तीन से जाएगा, भाज्य। 10 दो से जाएगा, भाज्य। 11 किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य। 12 दो से जाएगा, भाज्य। 13 किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य। 14 दो से जाएगा, 15 तीन से जाएगा, 16 दो से जाएगा। एकदम सिंपल। जो किसी से भाग ना जाए वो क्या हो जाएगी? अभाज्य। जो किसी से भी भाग चली जाए वो क्या हो जाएगी? भाज्य। सबसे आसान परिभाषा। अभी तक के पूरे लेक्चर का सार यही है, नाम से ही क्लियर है। ये सब तो स्टैंडर्ड परिभाषाएं हैं, स्टेटमेंट में ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, इसीलिए ये परिभाषा लिखवाया हूं। मैं चाहूं तो ऐसा भी बता सकता था कि केवल जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य है, जो किसी से भी भाग जाए वो भाज्य है। लेकिन आप देखेंगे व्यापम के, पीएससी के या फिर सेंट्रल के एग्जाम के पेपर को उठा करके तो ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि अभाज्य संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब उसमें लिखा रहता है अभाज्य संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होता है,
इसीलिए ऐसे परिभाषाओं को लिखवा दिया हूं मैं। समझ आ रहा है? उसमें ऐसे स्टेटमेंट आते हैं अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है, तो होता है बिल्कुल केवल 2। तो सारे डायमेंशंस में बता दिया हूं ताकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बने आपसे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपसे बने। इतना ज्यादा बताने के पीछे का कारण यही है कि सारे डायमेंशंस को लेके चलेंगे तो कैसा भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा आपसे। बनेगा? देखो एकदम सिंपल, दिमाग में बैठा लो, केवल 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। अब केवल 2 गुणनखंड बोला मतलब एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा एक, और 2 से अधिक गुणनखंड बोला मतलब एक गुणनखंड वह संख्या दूसरा एक, इसको छोड़ करके और भी आएंगे। केवल 2 बोलने का मतलब वह संख्या स्वयं और एक, 2 से अधिक बोलने का मतलब वह संख्या स्वयं और एक के साथ साथ और भी आएंगे। तो केवल 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड का मतलब केवल 2 संख्याओं से भाग जाएगी स्वयं और एक से। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाएगी स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी। फिर आपने बोला स्वयं और एक से तो अपन भाग देते ही नहीं है सर। सबसे आसान, जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। बनेगा? तथ्य लिखिए इसके नीचे, 2-3 तथ्य हैं, लिखेंगे। सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। याद रखेंगे, सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या 4 है। लिखेंगे। आप ही लोग बताओ, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं? जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ। 74, 74, 75 नहीं, 74। समझ आ रहा है? 1 से 100 तक 25 क्या है? अभाज्य, और एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। 26 को हटा दो तो बची कितनी? 74। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, सॉरी भाज्य संख्याएं? 74। समझ आ रहा है ना? 25 तो अभाज्य हो गई यार, ये देखो 1 से 100 तक 25 क्या है? अभाज्य, उनको हटा दो। एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, 26 संख्याओं को हटा दो तो बची कितनी? 74। उसी प्रकार आप लोग बताइए, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी? जल्दी से बताओ भाई, 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं? कितनी? बोलो यार। 34। 1 से 50 तक अभाज्य कितनी है? 15, और एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, 16 को हटा दो, बचा कितना? 34। 34 आएगा ना यार? और 1 से 50 तक अभाज्य कितना बताया? 15। अब एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, 16 संख्याओं को अलग करो तो बची कितनी संख्याएं? 34। अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे, इतने डायमेंशंस में परिभाषाओं को याद रखेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर हो गया। अब इसके प्रश्नों में आएंगे अपन। 2 को छोड़ के सारी सम संख्याएं क्या है? भाज्य हैं। बनेगा? बनेगा यहां तक? जल्दी से 2 प्रश्न स्टेटमेंट वाले लिखेंगे जो कि पूछे गए प्रश्न हैं। नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान करें। नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान करें। नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान करें। नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान करें। लिखेंगे पहला कथन, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं।
दूसरा लिखिए, एक अंक वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा लिखिए, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। चौथा, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। कौन सा गलत कथन है? कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? फोर्थ वाला। अपरिमित रूप से अनेक का मतलब अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से अनेक का मतलब क्या? अनंत अभाज्य संख्याएं हैं। अपरिमित रूप से अनेक है मतलब अनंत अभाज्य संख्याएं हैं, इनफाइनाइट अभाज्य संख्याएं हैं। तो ट्रू तो है ना ये? अभाज्य संख्याएं कितनी है किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कितनी है किसी को पता है क्या? नहीं। तो अभाज्य संख्याएं भी कितनी है किसी को भी नहीं पता है, मतलब अभाज्य संख्याएं कितनी है? अनंत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, पूछा गया प्रश्न है ये। दूसरा, एक अंक वाली कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, सही है। 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ट्रू हो जाएगा। अनेक का मतलब इनफाइनाइट है, काउंट ही नहीं कर सकते उसको। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, गलत। कोई भी सम संख्या, लेकिन आपको पता है सम संख्याओं में एक ठो सम संख्या जो है ये क्या है? अभाज्य। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है? समझ आ रहा है? एक ठो सम संख्या 2 जो है वो अभाज्य है। तो कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। कोई भी मतलब कि सारी की सारी सम संख्याओं को बोल रहा है अभाज्य नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 2 जो है ये क्या है? अभाज्य। 2 को छोड़ करके बोलोगे ना तो अभाज्य नहीं है, लेकिन 2 जो है वो सम है और क्या है? अभाज्य है। बन जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट का मतलब अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, मतलब अनंत हैं, इनफाइनाइट है। बन जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था, सिंपल सा प्रश्न था, लिख लो बस, एकदम सिंपल सा था, सुन लो बस इसको। कौन सा कथन सत्य है पूछा था, ये पूछा गया प्रश्न है ये। सेंट्रल के एग्जाम का है ये, सीटेट का पूछा गया प्रश्न है ये। सेंट्रल का जो एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम, उसका प्रश्न है ये। एक और प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? देखो, एक के बारे में पूछा था। एक अभाज्य संख्या है, पहला कथन था। एक अभाज्य संख्या है। दूसरा कथन, एक भाज्य संख्या है। तीसरा, एक दोनों है, अभाज्य भी और भाज्य भी। चौथा, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। कौन सा ट्रू है ये पूछा था, आराम से बता सकते हैं। पहला था एक अभाज्य संख्या है, दूसरा एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, अभाज्य भी और भाज्य भी। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य, डी करेक्ट हो जाता, क्योंकि एक न तो अभाज्य ना ही भाज्य। कारण के साथ पता है सर, एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा में हम पढ़े हैं केवल 2 गुणनखंड, और भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड, लेकिन एक का तो केवल एक ही गुणनखंड होता है। इसी वजह से इसको ना तो अभाज्य में रखा गया है ना ही भाज्य में। बनेगा यहां तक? अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आते हैं, चलो आप लोगों से मैं पूछता हूं एक डेटा देकर। 437 को देखकर क्या लगता है, 437 अभाज्य है कि भाज्य है? 437 को देखकर क्या लगता है? ऐसे प्रश्न आएंगे अब।
चार चार संख्याएं एक प्रश्न में रहेंगी और आपको देखकर पहचानना होगा कि वो अभाज्य है कि भाज्य। तो 437 को देखकर क्या लगता है, 437 अभाज्य है कि भाज्य? बताओ मुझे, कैसे देखकर लग गया आप लोग को? कैसे देखकर लग गया आप लोग को? कैसे देखकर लग गया बताओ? कैसे देखकर लग गया कि 437 अभाज्य है? प्राइम बोल रहे हैं, कैसे लग गया बताओ ना, क्या सोच के बोले आप लोग? किससे भाग दे के देखे? बस 2 से 3 से भाग दिए तो काम चल गया क्या? बस 2 और 3 से भाग दे के काम चल गया क्या? अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे सर इकाई के अंक में 7 है इसीलिए अभाज्य है। ऐसा कोई नियम नहीं होता है भाई। इकाई के अंक को देख के आप बताने वाले कोई नहीं होते हो। इकाई के अंक को देखा 7 है तो अभाज्य है। अरे इकाई के अंक में तो 7 27 में भी है, लेकिन 27 क्या है, भाज्य है, 3 से भाग जाता है। इकाई के अंक में 7 तो 77 के भी है, 77 भी क्या है, भाज्य है, 11 से भाग जाता है, 7 से जाता है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने अंकों का योग कर दिया, अंकों का योग ये आया तो अभाज्य, ये आया तो भाज्य। ऐसे कोई नियम नहीं है। अगर पढ़े हैं तो फालतू पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बात है। समझ आ रहा है? दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि सर इकाई के अंक को देखकर हम बता दिए कि अभाज्य है, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है। अंकों को जोड़कर हम बता दिए तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे विषम संख्या है इसीलिए अभाज्य है। ऐसा थोड़ी कि सारी विषम संख्या अभाज्य होती हैं। ऐसा मैंने कहीं बोला क्या कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य हैं? ऐसा मैंने थोड़ी बोला। 9 अभाज्य है क्या? नहीं है। 27 अभाज्य है क्या? नहीं है। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि सारी की सारी विषम संख्या अभाज्य होती है। तो ना तो इकाई के अंक को देखकर आप बता पाएंगे अभाज्य है कि भाज्य, ना तो अंकों को जोड़कर आप बता पाएंगे अभाज्य है कि भाज्य, ना ही ऐसा बोलेंगे कि विषम है इसीलिए अभाज्य है। सर एक ही तरीका होता है अभाज्य और भाज्य को पहचानने का, भाग दे दे के देखो। किसी से भाग नहीं गया तो अभाज्य, और किसी से भी चल दिया तो भाज्य। चलो भाग दे के देखते हैं। 2 से जाएगा क्या? 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अच्छा, एक डाउट अब मन में ये भी आ रहा होगा आपके, सर 4 से भाग क्यों नहीं दिए आप? सर 6 से भाग क्यों नहीं दिए आप? सर 8 से भाग क्यों नहीं दिए आप? सर 9 से भाग क्यों नहीं दिए आप? सर 10 से भाग क्यों नहीं दिए आप? सीधे 2 3 के बाद 5 को क्यों ले लिए, फिर 7 फिर 11 को क्यों ले लिए? इन संख्याओं से क्यों भाग नहीं दिए? तो एक बात समझना, भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही दिया जाता है। क्योंकि 4 से अगर कोई संख्या भाग गई तो वो 4 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। ध्यान से समझना भाई, एक एक पॉइंट पे काम करा रहा हूं। अगर कोई संख्या 4 से भाग जा रही है ना, तो 4 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। अर्थात इसको अगर 4 से जाना ही होता तो पहले ही किससे चल देता, ये 2 से। 4 की तो बारी ही नहीं आती भाई, पहले ही वो 2 से चल दिया होता। 6 से अगर इसको जाना ही होता, 6 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 6 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। अगर 6 से इसको जाना ही होता तो पहले ही 2 और 3 दोनों से जा चुका होता। 6 की तो बारी ही नहीं आती। 8 से जाने वाली प्रत्येक संख्या 8 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, तो इसको 8 से जाना ही होता तो पहले ही 2 से जा चुका होता, 8 की बारी ही नहीं आती। अगर इसको 9 से जाना ही होता तो 9 से जाने वाली प्रत्येक संख्या 9 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, इसको 9 से जाना ही होता तो पहले ही 3 से चल देता, 9 की बारी ही नहीं आती। 10 से जाने वाली प्रत्येक संख्या 10 के सारे गुणनखंडों से जाएगी, तो इसको अगर 10 से जाना ही होता तो पहले ही 5 से चल देता, 10 की बारी ही नहीं आती। इसीलिए बचपन से जो भाग दे दे के देखते हैं वो किससे दे के देखते हैं, अभाज्य संख्याओं से। समझ आ रहा है? बचपन से जो आप भाग दे के देखते हो ना कि 2 से जा रहा है सर, नहीं जा रहा है, फिर 3 से देते हो, उसके बाद सीधे किस पे आ जाते हो, 5 पे। 4 से भाग कभी नहीं दिए हैं अपन, क्योंकि 4 से जाना ही होता तो पहले ही 2 से चल देता ना यार, वो 4 की बारी ही नहीं आती। ये जो गुणनखंड निकालते हो आप याद करो, यहां पर भी संख्याएं केवल क्या रहती हैं, अभाज्य। यहां कहीं पे 4 नहीं आता है, नोटिस किया कभी? यहां कहीं पे 6 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 9 नहीं आता है। तो हमेशा भाग किससे देते हैं, अभाज्य संख्याओं से। भाज्य का यूज नहीं करते हैं। कर लोगे तो ऐसा गुनाह नहीं हो जाएगा वो, लेकिन समय व्यर्थ हो रहा है वो।
आप 2 से भाग दिए, नहीं गया, फिर 4 से देने बैठे हो, तो सामने वाला बेवकूफी समझेगा आपको, अबे 2 से गया नहीं वो भाग, तो 4 से देने बैठा है बोलेगा। अगर 4 से जाना ही होता उसको तो पहले ही वो 2 से जा चुका होता यार। 2 से ही नहीं गया तो 4 से कहां से जाएगा यार? 3 से ही नहीं गया तो 9 से कहां से जाएगा वो? तो भाग हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही देना है आपको। 2, 3, 5, 7, 11। चलो आ जाओ इस प्रश्न में, समझ आया ये कारण? तो 437 को मैं चेक करने बैठा कि 437 अभाज्य है कि भाज्य है। एक ही तरीका है, भाग दे दे के देखो। 2 से भाग दिया, नहीं गया। 3 से भाग दिया, नहीं गया। 5 से भाग दिया, नहीं गया। 7 से भाग दिया, नहीं गया। 11 से भाग दिया, नहीं गया। 13 से भाग दिया, नहीं गया। थक हार के मैं इसको क्या लगा दिया? अभाज्य। किसी से तो नहीं जा रहा है। मैं तो इतना भाग भी नहीं देता, मैं तो 2, 3, 5, 7 से भाग देता हूं, जैसे आप बोल रहे थे 2 और 3 से भाग दिए थे बस। वो तो मैं 13 तक भाग देके देख लिया। बच्चे जनरली क्या करते हैं, 2, 3 से भाग देते हैं, 5 से भाग दे देंगे, 7 से दे देंगे, उससे आगे देते ही नहीं है। तो मैं तो 13 तक भाग देकर देखा, किसी से नहीं गया, इसको क्या टिक कर दिया? अभाज्य। लेकिन 19 से भाग जा रहा है ये देखो समस्या ये हो गया। 19 दूना कितना? 38। 19 तिया कितना? 57। ये तो 19 से भाग चला गया। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। अब समस्या ये है कि मेरे को सपना तो आएगा नहीं कि 19 तक भाग देकर देखना है। समस्या को समझा रहा हूं। मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि 19 तक भाग देके देखना है यार, क्या पता 19 से जा रहा हो। अगर सपना आ ही गया कि 19 से जा रहा है तो फिर भाग ही क्यों देंगे, अपन 19 को मार देंगे ठीक। तो ऐसा कोई सपना तो आएगा नहीं कि 19 से भाग जा रहा होगा, 19 तक भाग देके देखते हैं। चलो क्या पता आपने 19 को बेस बना लिया कि सारे प्रश्नों में सर 19 तक भाग देके देखूंगा। एक ऐसा डेटा आया जो सीधे किससे भाग जा रहा है? 23 से। आपने 23 तक को आधार बना लिया, 23 तक हमेशा भाग देके देखूंगा सर। एक ऐसा डेटा आया जो सीधे किससे भाग जा रहा है? 29 से। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या समझ आ रहा है? कैसे पता लगेगा कि कहां तक भाग देके देखना है? मैं 13 तक भाग दिया, संख्या जा रहा था 17 से भाग, मेरा प्रश्न गलत हो गया। मैं 17 तक भाग दिया, संख्या जा रहा था 19 से भाग, मेरा प्रश्न फिर से गलत हो गया। किसी से भी भाग गया मतलब क्या कहलाएगा? भाज्य। ये 19 से भाग गया मतलब ये क्या है? भाज्य है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन समस्या ये है कि मेरे को कौन बताएगा कि कहां तक भाग देके देखना है? मेरे को कौन बताएगा कि कहां तक भाग देके देखना है? कहां तक भाग देकर मुझे देखना है? समझ आ रहा है? तो एक नियम है जो आपको लिमिट बता देगा। एक नियम है, पढ़ाऊंगा आपको अगले क्लास में, जो कि आपको लिमिट बताएगा। लिमिट आपको लिमिट बता देगा कि यहां तक भाग देके देखो, यहां तक भाग देके देखो। जाना होगा तो इसमें से किसी से चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो आगे भी नहीं जाएगा। तो एक नियम है जो कि आपको लिमिट बताएगा कि यहां तक भाग देके देखो, जाना होगा तो इनमें से किसी से चला जाएगा, नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा। वो लिमिट कैसे पता करेंगे वो कल देखेंगे। एकदम सिंपल सा है, 10-15 सेकंड लगेगा, एक तरीका बताऊंगा अभाज्य और भाज्य को पहचानने का। 10 से 15 सेकंड लगेगा आपको। वो नियम बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कैसे चेक करना है, 10 से 15 सेकंड लगेगा। तो अभी केवल समस्या बताया हूं, इसका समाधान कल देखेंगे। समस्या समझ आ रहा था? 437 को चेक करना था। ऐसे ही नंबर आते हैं, व्यापम का एकदम पसंदीदा नंबर है ये, इसको तो याद ही कर लो। 19 से भाग जाता है मतलब क्या है? ये भाज्य है। व्यापम का एकदम पसंदीदा नंबर है ये। तो आपको क्या करना है? लिमिट को सीखना है। नियम बताएगा वो लिमिट की कहां तक भाग देकर आपको देखना है। तो नियम कैसे, क्या है, वो सारी बातें कल करेंगे अपन। यहां तक समझ आया? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि मैथ्स में कहीं पे डाउट ना रहे। बेस ही तो बनाना है आपको। अच्छा समझ आ रहा है? बेस बन गया तो फिर काम खत्म हो जाता है आपका। बेस ही कमजोर होता है बच्चों का, उनको यही नहीं पता होता आज तक। बचपन से 2, 3, 5, 7 से भाग देते आ रहे हैं, 4 से भाग क्यों नहीं दे रहे उनको पता ही नहीं होता है, 6 से भाग क्यों नहीं दे रहे उनको पता ही नहीं होता है। केवल अभाज्य संख्याओं का ही यूज भाग देने में करते हैं। क्यों? एक एक चीज को बता रहा हूं आपको। बन जाएगा यहां तक? अब इसका कारण जो है, समस्या का कारण जो है, आपने समझ लिया कि समस्या का कारण क्या है कि सर मैं कैसे पता करूंगा कि कहां तक भाग देना है। मैं तो ऐसे फिर 19 तक का लिमिट बना लिया, अगला प्रश्न 23 से भाग चला गया सर। तो मुझे एक लिमिट बता दो, आप एक नियम बता दो जिसके थ्रू मैं लिमिट फाइंड कर पाऊं। यहां तक भाग देके देखो, जाना होगा तो उसके अंतर्गत किसी से जाएगा, नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा, अभाज्य मार देंगे। तो वो लिमिट कैसे पता करते हैं इसको कल देखेंगे।
ऑनलाइन में बनेगा यहां तक? अनामिका, मीरा, समझ आया? अनामिका, आपका जो डाउट था लास्ट डिजिट को देख के नहीं पता करना है, ऑनलाइन में बन जाएगा यहां तक भाई सभी लोगों से? कल इसके आगे बात करेंगे, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, एकदम बेस बना रहा हूं आपका, नोट्स बनाते रहो। परिमेय और अपरिमेय संख्या को एकदम डिटेल में समझाया था, वैसा किसी बुक में लिखा नहीं है। समझ आ रहा है? एक एक चीज को समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट पे काम करा रहा हूं, तो ऐसा किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ 3-3 डेफिनेशंस लिखवा दिया मैं, ये देखिए 3-3 परिभाषाएं, तीनों एक ही है, समझाया आपको, तथ्य बताया, स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कल काम कराऊंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समस्या समझा रहा था आपको, समस्या को समझेंगे ना तब तो समाधान खोजने में उसका आपको समझ में आएगा, समाधान खोजने में मजा आएगा आपको। अगर समस्या को समझें कि समस्या ये था यार, इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं, तब मैथ्स बनेगा एग्जाम में भी आपसे। तो कल इस पे बात करेंगे अपन। चलिए कल बात करते हैं इस पे, यहां तक पढ़ के आइए, फिर आप लोग बन जाएगा यहां तक, कल खत्म हो जाएगा पूरा संख्या। कल एक प्रैक्टिस शीट आप लोग को दे दूंगा मैं, कल एक प्रैक्टिस शीट पूरे संख्या का दे दूंगा। ऑनलाइन में आप लोग का अभी जिनका एडमिशन हो गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोग का एक, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डल जाएगा प्रैक्टिस शीट का।